हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज हम बिजनेस का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सेकंड लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जी हाँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि भैया अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर्स, अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देना, डेलीगेट बांट देना किसी और के पास में। अब डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डेलीगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है और हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो उस काम को या बहुत सारे काम को नहीं कर पाते हैं, तब उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उसको देखकर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन का यूज किया जाता है कि भैया आप क्या करो, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर कर दो कि भैया ये भी काम कर ले। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है कि भाई जो काम होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, ऑन टाइम पर होता है, वेस्ट ऑफ मटेरियल नहीं होता है, सबको सब कुछ पता चल जाता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट भी है। ये सारा काम जो है वो अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो होता है, याद रखिएगा। अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है, टॉप टू बॉटम की ओर जाता है। अब अथॉरिटी ही क्यों है, यहां से ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई अथॉरिटी ही क्यों है? अथॉरिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो पावर्स है वो सुपीरियर के पास में होती हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, कोई भी काम करवाना है, तो कौन करवाता है? टॉप लेवल्स। तो टॉप लेवल्स के पास जो भी पावर्स होती हैं उनको यहाँ पर अथॉरिटी बोली गई है कि पावर्स। अब डेलीगेशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट अराइज, ये तब क्रिएट होती है व्हेन वर्कलोड ऑफ अ पर्सन बिकम बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। जब वो देखता है कि जो काम है ना वो उसकी कैपेसिटी के बाहर हो रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या, अब हम नहीं कर सकते, अब किसी और को भी रख लो भाई, वो भी कर ले। बिल्कुल इस चीज को बोला गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि भैया एक कुली है, एक कुली के पास में हद से ज्यादा सामान आ गया तो वो खुद थोड़ी ना उठा पाएगा, वो क्या करेगा, मेरे साथ एक और व्यक्ति को हायर कर लो, तब उस काम को कर सकेंगे हम दो मिलकर। इसलिए यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कही गई। इसके एलिमेंट क्या है? इसके तीन एलिमेंट हैं, तीन कंसेप्ट हैं, तीन प्रोसेस हैं या तीन एलिमेंट हैं। अब कौन कौन से? खुद अथॉरिटी मतलब पावर्स, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ड्यूटीज कि काम क्या है। तीसरा आता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया आंसरेबल। ये तीनों चीजें हैं क्या, चलिए समझते हैं। पहला आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि काम जो करना है उससे रिलेटेड उसके पास पावर होनी जरूरी है। जब तक किसी भी पर्सन को अपने सबऑर्डिनेट के पास में पावर नहीं होगी वो उस काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगा। पावर होना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर। अगर उसके पास पावर नहीं है, जैसे इंडिया टीम क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेलते हुए क्या है भैया, जो टीम का लीडर है ना उसको पावर दे दी जाती है कि भाई तेरे पास ना फील्ड में पावर है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी समय में कहीं पर भी तू खड़ा कर सकता है, फील्डिंग के लिए लगा सकता है, तो पावर दे दी गई उसे। अब पावर देने के साथ साथ क्या देना होता है? पावर देने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती है कि भैया रिस्पॉन्सिबल, अब उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको अथॉरिटी दी गई है। याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन होगा जिसको अथॉरिटी मीन्स पावर दी गई है, उसी को उस पावर से रिलेटेड ही काम दिया जाएगा, उस पावर से रिलेटेड ही काम करवाया जाएगा। बिना पावर दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएगी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी पर्सन को डेलीगेटेड होगी जो उस काम को कर रहा होगा। तो जब अथॉरिटी आई, अथॉरिटी के साथ फटाफट भाग कर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मिली है, जैसे आपके पास में अथॉरिटी है, अधिकार है कि आपको पढ़ना है, कोई भी किताब कॉपी खरीदनी है, घर वाले से बताओ तुरंत मिलेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आपका काम क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ड्यूटीज, आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, वही काम करना। तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? आ गया भैया अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आए तब अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल कौन होगा? आप खुद होंगे, आपके बदले और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। वही चीज यहां पर आंसरेबिलिटी बोला गया,
अकाउंटेबिलिटी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा रहे होंगे सबऑर्डिनेट से, तो वो जो काम है वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ, पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उसको आंसरेबल कौन होगा? उसका आंसरेबल जो होगा उसे बोला जाएगा अकाउंटेबिलिटी, जो उसका आंसर देगा। अब समझने वाली बात यह है कि अथॉरिटी तो पूरी तरह से डेलीगेट हो जाती है, पूरी तरह से बिल्कुल, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शली थोड़ा बहुत होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी दे कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेटेड नहीं होती है। सबऑर्डिनेट को अगर किसी एक को दिया गया तो उसी के पास रहेगी, उसके सिवा और किसी के पास में नहीं जाएगी। ये तीन एलिमेंट मेन एलिमेंट हैं जो आपके एग्जाम में जरूर किसी न किसी तरीके से पूछे जाएंगे, चाहे वो केस बेस से हो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए, लेकिन आएगा जरूर। इसके साथ में अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन क्यों हो, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर भी दोबारा बता देते हैं। सबसे पहला जो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए डेलीगेशन करना जरूरी है, क्योंकि डेलीगेशन का पहला ही लाइन बोलता है कि ये जब एराइज होता है, जब वर्कलोड किसी भी पर्सन के कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, तब डेलीगेशन आ जाता है। और डेलीगेशन आते ही क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक तरीके से काम करा दिया जाता है, पता चल जाता है पर पर्सन को कि भैया कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन मालिक है, कौन एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, इसका पता चल जाता है और काम को सही तरीके से करवाया जा सकता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है सिस्टमैटिक तरीके से। उसी के साथ में दूसरा काम है इंपॉर्टेंस है, वो है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब बताता है कि इससे क्या एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है एम्प्लॉयज के लिए कि वो भी अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट दिखा सकते हैं। किसके द्वारा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा, कि भैया आप क्या, तुझे कैप्टन बनाया, तू दिखा अपनी पावर, तू दिखा ना अपना टैलेंट, कितना टैलेंट है। पहले कौन? धोनी, धोनी के बाद में कौन? विराट कोहली, विराट कोहली के बाद में कौन है भैया? रोहित शर्मा, शर्मा जी का लड़का, बिल्कुल, अब दिखा ना अपने टैलेंट। तो यहाँ एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी हो जाता है, उसके स्किल, उसकी टैलेंट, उसकी नॉलेज, यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को उसको दिखाने का मौका मिलता है, डेवलपमेंट करने का मौका मिल जाता है। साथ के साथ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको दिखाते दिखाते वो क्या करता है, अपना मोटिवेशन भी हो जाता है भैया क्या सॉरी, एम्प्लॉय को बता दिया जाता है कि अगर तूने भाई इस टाइम में इस काम को पूरी तरह से कर लिया, ऑन टाइम पर कर लिया, तो तुझे भैया बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी कैरियर दे दिया जाएगा, कि कैरियर एडवांसमेंट दे दिया जाएगा या बोनस दे दिया जाएगा या एक्सेट्रा। कोई भी मोटिवेशन में दो तरीके से, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, किसी भी तरीके से मोटिवेशन हो जाता है। और लास्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, जहां पर हमारे डेलीगेशंस आते हैं, इट मींस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीज मिलकर काम करती है और तीनों चीजों में एक तरह से बाउंडिंग क्रिएट कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है बेटर कोऑर्डिनेशन। मिलजुल कर काम करते हैं, सबको पता रहता है सुपीरियर कौन है और सबको पता रहता है किससे काम लेना है, किसको काम देना है। इसलिए इंपॉर्टेंस है ये आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।